हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ लर्न में। हमने पिछली क्लास में सीखा था गति तथा विराम के बारे में और चैप्टर था अपना 1b में गति। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे इस टॉपिक में जो हमें कवर करना है वो है दूरी तथा विस्थापन। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले दूरी की, कि दूरी क्या होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले हम दूरी की परिभाषा लिखते हैं कि वास्तविक पथ की कुल लंबाई, वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। कहा जाता है। देखिए, यहाँ बोला गया है कि वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब बात आती है कि वास्तविक पथ क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट बी है। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और वो इस तरीके से चलता हुआ किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते का उपयोग करते हुए और इस तरीके से वह बिंदु बी पर पहुंचता है। तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, इस तरीके से वो चलता हुआ बिंदु बी तक पहुंचता है और यह जो रास्ता उसने तय किया है, यह मैं मान लेता हूं कि 3 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं, और हम व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है। तो वास्तविक पथ की कुल लंबाई की यदि कोई व्यक्ति जिस पथ पर होते हुए जा रहा है वह पथ कितनी लंबाई का है, उसी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। चलते हैं आगे, इसी को आगे देखते हैं दूरी के बारे में और हम क्या क्या चीजें समझते हैं। दूरी के बारे में मैं आपसे एक त्रिभुज के द्वारा भी इसे समझाना चाहता हूं। ये कोई बिंदु ए है, यहाँ बी और ये सी है। कोई व्यक्ति ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है। मान लेते हैं कि यह आपका 3 मीटर है और यह आपका 4 मीटर है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी की हम बात करें, यहाँ दूरी जो होगी वो होगी कि ए से बी यानी ए बी प्लस बी सी। दूरी हम निकाल रहे हैं ए से सी तक जाने के लिए, ए सी के लिए। तो ए बी आपका 3 मीटर प्लस बी सी आपका 4 मीटर, यानी कि टोटल हम बात करें तो टोटल आपकी दूरी होती है 7 मीटर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दूरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दूरी वास्तविक पथ की कुल लंबाई को कहते हैं और वास्तविक पथ वह पथ होता है जिस पर कोई व्यक्ति चलता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचता है। बात करें इसके मात्रक वगैरह की, तो चलिए हम आगे इस पर बात करते हैं। बात करते हैं हम मात्रक की। तो मात्रक में दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, जिसे हम m से दर्शाते हैं। और यह जो मात्रक आपको बताया गया है वो ऐसा ही मात्रक बताया गया है। बात करें हम आगे इस पर और चर्चा की, तो इस पर कुछ पॉइंट हैं जिन्हें मैं रेड से आपको बताता हूं
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसे रेड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दूरी कभी भी आपके ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हम आगे इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट देखना है वह है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक, मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूं, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। दूरी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो भी हमें दूरी के बारे में जानकारी लेनी थी वह हम मोस्टली ले चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है वह आता है आपका विस्थापन। तो आप वीडियो को पुश करके इसे नोट कर सकते हैं। चल बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें अपना जो अगला टॉपिक है वो है विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं विस्थापन के बारे में। तो देखिए, इन दोनों के बीच में हम अंतर भी देखेंगे, और आज की क्लास भी आपकी बिल्कुल बेसिक से हो रही है। और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग जा करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट्स आया था जिसमें यह पूछा गया था कि प्लांट ऑपरेटर का सिलेबस क्या होता है। तो हम इस क्लास के बाद आपको बताएंगे कि एनपीसीआईएल या किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आपका प्लांट ऑपरेटर का क्या सिलेबस रहता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है विस्थापन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विस्थापन। और चलिए शुरू करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है और इसे हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझेंगे, आइए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं यहाँ एक त्रिभुज के द्वारा आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यह बिंदु ए, यह बिंदु बी और यह बिंदु सी है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी तक जाता है। मान लेते हैं कि यह जो दूरी है वो आपके 3 किलोमीटर है, यह आपकी दूरी 4 किलोमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जब इसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यह जो दूरी हमारे पास प्राप्त होगी वो हमारे पास ए से सी की जो दूरी प्राप्त होगी वह 5 किलोमीटर प्राप्त होगी। जिन लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना है तो वह लोग हमें कमेंट में बता दें, और नहीं तो आप हमारे चैनल पर रिसेंटली एक क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास फर्स्ट अपलोड की गई है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय को बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम विस्थापन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति ए से बी और बी से सी जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो ए से बी गया, बी से सी गया। तो यहाँ एक मन में विचार आता है कि व्यक्ति ए से बी और बी से सी तक गया है, तो यानी कि एक निष्कर्ष निकला कि लास्ट में जो व्यक्ति है वो शुरू कहाँ से हुआ था, ए से, और लास्ट उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है सी। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ए से सी तक गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो विस्थापन है वो हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे बताता है।
तो हम यहाँ इसकी परिभाषा शब्द देखेंगे। आप लिख सकते हैं कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो अब हम इस एग्जाम्पल के लिए यदि विस्थापन निकालें तो यहाँ जो हमारे पास विस्थापन होगा, वह होगा 5 किलोमीटर। जबकि बात करें हम दूरी की, तो यहाँ आप देखेंगे कि दूरी जो हमारे पास निकल के आएगी वह आएगी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। यहाँ इस एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको एक बहुत अच्छा एक पॉइंट कवर करवाने वाले हैं। और आइए तो सबसे पहले हम इसके मात्रक की बात करते हैं। तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है, जो कि एसआई पद्धति के अनुसार बताया गया है। यहाँ बात करें हम इसके लिए मोस्ट पॉइंट की, तो मैं यहाँ फिर से एक रेड के लिए लिख देता हूँ कि विस्थापन आपका ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक, विस्थापन आपका ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। जबकि बात करें दूरी की, तो दूरी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी धनात्मक होती है। बात करते हैं हम आगे के लिए, तो हम इनके अब अंतर को देखेंगे, जिसमें हम परिभाषा के अनुसार इनके अंतर को कवर करने वाले हैं। यदि आपको क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसे हटा करके अब हम इन दोनों के बीच तुलना करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ और चलते हैं आगे की ओर। और मैं इसे भी थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच तुलना करने की। देखिए, विस्थापन तथा दूरी के बीच में हम तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वह लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जल्द ही केमिस्ट्री की क्लासें और मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो लोग भी प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है वह लोग जल्दी से हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी स्टडी को रेगुलर तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अब हम इन दोनों के बीच में अंतर को देखते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले दूरी और इस ओर हम विस्थापन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां आपको सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले अंतर की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वास्तविक पथ की कुल लंबाई, वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है,
दूरी कहा जाता है। बात करें हम इधर विस्थापन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। बात करें अगले अंतर के लिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक मीटर होता है, और इसका भी सेम ही आएगा कि इसका भी मात्रक मीटर होता है। बात करें अगले अंतर के लिए, तो यहाँ आप तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बात करें आगे की, अगला अंतर इन दोनों के बीच का ही मैं आपको बता रहा हूं कि दूरी विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकती है। कम नहीं हो सकती है। कि बात करें हम विस्थापन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। इस चीज को आप बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। आगे बात करें अंतर पर, तो अगला अंतर हम यहाँ 5 नंबर पे लिख सकते हैं राशि के लिए। तो यह एक अदिश राशि है। लेकिन बात करें विस्थापन के लिए, यह एक सदिश राशि है। सदिश तथा अदिश हम अगले चैप्टर में बिल्कुल विस्तार से कवर करने वाले हैं। मैं फिर भी आपको एक छोटा सा परिभाषा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिणाम होता है लेकिन उनकी दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिणाम दिशा दोनों होती हैं, लेकिन वह सदिश के योग के नियम को फॉलो करना होता है।
इनके कुछ अपवाद हैं, जैसे मैं आपको जब सदिश तथा अदिश को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इन्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ हमने इनके 5 अंतर देखे हैं, जिसमें पहला अंतर है कि वास्तविक पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, और बात करें विस्थापन की तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। बात करें मात्रक की तो दोनों का मात्रक मीटर होता है। बात करें दूरी के लिए तो दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। बात करें विस्थापन की तो यह ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। बात करें अगले अंतर की तो दूरी विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। बात करें राशि की तो दूरी आपके एक सदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पुश करके इन्हें देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। यहाँ से आपके दूरी तथा विस्थापन से बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम अगले वाले पर। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, जो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, और यहीं से इस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। जिस किसी को भी चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वह लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विस्थापन चाल तथा वेग। तो हम बात करते हैं चाल के लिए, बात करते हैं चाल पर, जिसे हम स्पीड के नाम से भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं चाल पर, तो आप इसे किस प्रकार से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि फिजिक्स में आपको कभी भी किसी भी किसी भी किसी भी चीज की यदि आपको परिभाषा चाहिए, जिस तरीके से मुझे यहाँ चाल की परिभाषा चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जिस टॉपिक का आपको परिभाषा या डेफिनेशन चाहिए उसका आपको सूत्र आना चाहिए। तो मुझे पता है कि चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब मैं यहीं से इसकी परिभाषा निकालने की कोशिश करता हूँ कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि मैं यहाँ समय को इक्वल 1 सेकंड मान लेता हूँ, यदि मैं समय को 1 सेकंड मान लेता हूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ 1 सेकंड का भाग देता हूँ तो दूरी आप सबको पता है कि मीटर में होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो चाल का जो सूत्र, अब मैं जैसे ही 1 सेकंड इसमें पुट करूंगा तो जो मेरे पास चाल होगी वह आएगी दूरी अपॉन सेकंड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस सूत्र में 1 सेकंड का भाग दिया। किसी भी राशि में 1 का जब हम भाग देते हैं तो हमें वही राशि प्राप्त हो जाती है। अब हम यहीं से परिभाषा निकालने वाले हैं। आपको पता है कि यह जो समय लिया गया है वो समय कैसा है। आप कह सकते हैं कि मैंने इस समय का, जो कि समय की ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो उसका भी हमने कौन सा लिया है, केवल 1 सेकंड लिया है। यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ कि एकांक समय मैंने यहाँ पर लिया है। समय कैसा लिया है मैंने,
एकांक समय यानी समय का केवल मैंने एक अंक लिया है जो कि सबसे छोटा है, तो मैं यहाँ समय एकांक समय ले रहा हूँ। तो मेरी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, तो मैं चाल बराबर कह सकता हूँ कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छे से हमने इसकी परिभाषाओं को समझा है। सबसे पहले आपको जिस भी वैल्यूज की आपको डेफिनेशन चाहिए, परिभाषा चाहिए, सबसे पहले आप उसका सूत्र लिखें। और सूत्र में यदि आपके पास जैसे समय जिसमें रहता है तो वहाँ समय आपको एकांक समय लेना है। जैसे ही आप एकांक समय यहाँ पुट करते हैं तो ऊपर वाली चीज आपके उस तरीके से आ जाएगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। बात करते हैं अब इसके मात्रक के लिए। तो उससे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। और देखिए क्लासेस जो भी आपकी हो रही हैं वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की हो रही है। तो आप जरा हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने ये सीखा है, बात करते हैं मात्रक की। तो आपको पता है मात्रक हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको मात्रक के लिए सूत्र पर लेके चलता हूँ, जहाँ सूत्र हमारा है दूरी बटा समय। और आपको पता है कि दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और ये बटा। तो यहाँ से हमारे पास जिस तरीके से चाल का सूत्र होता है और हम मात्रक भी उन्हीं सूत्र से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो चाल का मात्रक आया है वो है आया है मीटर बटा सेकंड। तो यहाँ मात्रक की हम बात करें तो मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड, मीटर बटे सेकंड, जिसे m अपॉन s से भी हम दर्शाते हैं। बात करें हम आगे के लिए, तो चलिए आगे इसमें और हम राशि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि दूरी एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि दूरी होने के कारण भी चाल भी एक कैसी राशि होगी, अदिश राशि ही होगी। चाल भी कैसी होगी, अदिश राशि ही होगी। तो देखिए हमने एक सूत्र से कितनी चीजों को हमने यहाँ समझने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको इसे रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि चाल की परिभाषा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बात करें सूत्र की, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। बात करें हम इसके राशि के लिए, तो यह एक अदिश राशि है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, ताकि आपको यह चीजें और भी अच्छे से आए। जिन लोगों को भी क्वेश्चंस वगैरह के लिए, क्योंकि यह जो भी क्लासेस हमारे चैनल पर होंगी वो अधिकतर थ्योरी के लिए क्लासेस होंगी। सो आपको क्वेश्चंस के लिए एक अलग से क्लासेस करवाई जाएंगी। तो फिलहाल हम केवल चैप्टर्स पर, क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत जल्द हैं और सिलेबस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो क्लासेस हैं उनमें हम क्वेश्चंस बहुत कम करने वाले हैं। और जो हमारा
टारगेट है उसे हम करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैं सब देख पा रहा हूँ कि हमने दूरी, विस्थापन, चाल आदि को बहुत बेसिक से कवर किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के द्वारा इसे समझने। और मैं क्वेश्चंस आपके लिए कहता हूं कि यदि यदि कोई कार 50 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी? देखिए, बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन है कि यहाँ आपसे कहा गया है कि यदि कोई कार 50 सेकंड में 2000 मीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम लिख देते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हम बात करें दूरी की, तो हमें दूरी दी गई है 2000 मीटर। बात करें समय की, तो यहाँ समय दिया हुआ है 50 सेकंड। बात करें चाल की, तो आप यहाँ चाल के लिए सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, और सूत्र है दूरी बटा समय। दूरी हमें 2000 मीटर दी हुई है, डिवाइड बाई 50 सेकंड। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जैसे हम 5 का भाग 200 में देते हैं तो यह 40 बार जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो इसकी स्पीड या चाल निकल के आई है वह आई है 40 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर होगा। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन हमने लिया था, और क्वेश्चंस की जो आपको पीडीएफ एंड उसकी जो क्लासेस हैं वो आपकी अलग से करवाई जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं वेग के लिए, और दोनों के बीच अंतर आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, इस वजह से हम क्वेश्चंस को नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चंस की क्लासेस आपके अलग से करवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वह है विवेक। अगला टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं वह टॉपिक है हमारे पास वेग। देखिए, सबसे पहले हम वेग के सूत्र पर बात करते हैं, और यहाँ से हमारे पास सूत्र निकल के आता है विस्थापन बटा समय। अब यहाँ यदि मैं समय को 1 सेकंड मानता हूँ तो वेग बराबर हमारे पास विस्थापन ही प्राप्त होता है। तो यहाँ हम इस तरीके से एक परिभाषा एक नॉर्मली हम बना सकते हैं कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहा जाता है। लेकिन यह डेफिनेशन कुछ एक अलग टाइप से लगती है, इसलिए हम इसे एक अलग टाइप से हम इसे सीखने वाले हैं, जहां हम वेग की परिभाषा के लिए यहाँ आपको लिख देते हैं कि विस्थापन व समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। कहा जाता है।
एक डेफिनेशन आप इसे याद कर सकते हैं, या आप इसमें यह लिख सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को विस्थापन में परिवर्तन की दर को की दर को वेग कहा जाता है। वेग कहा जाता है। आगे भी हम एक परिभाषा इसकी और सीखने वाले हैं, या हम इसमें कह सकते हैं एकांक समय में विस्थापन को, या एकांक समय में विस्थापन की मात्रा वेग कहलाती है। देखिए, हमने यहाँ तीन डेफिनेशन हमने यहाँ सीखी है, जिसमें हमने पहली डेफिनेशन सीखी है कि विस्थापन व समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। आप बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं कि विस्थापन और वेग का जो अनुपात प्राप्त होता है वो ही वेग होता है। दूसरी डेफिनेशन है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। किसी भी राशि में यदि समय बटे में होता है, या किसी भी राशि में जब समय का भाग दिया जाता है, तो ऊपर वाली राशि को हम परिवर्तन की दर कह सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगली परिभाषा है कि एकांक समय में विस्थापन की जो भी हमें मात्रा प्राप्त होती है उसे हम वेग कहते हैं। बात करें हम मात्रक की, आप यहाँ कह सकते हैं कि इसका भी मात्रक जो होगा, क्योंकि विस्थापन का जो मात्रक है वह मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ से इसका भी जो मात्रक निकल के आएगा वह मीटर प्रति सेकंड ही निकल के आएगा, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड इस तरीके से लिख सकते हैं। बात करें राशि के लिए, तो राशि आपकी जो भी होगी वह क्या होगी, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो राशि होगी वह सदिश राशि होगी। वेग एक सदिश राशि है। आइए हम इस पर एक बहुत इंटरेस्टेड चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको अभी कुछ समय पहले एक बात बताई थी, जिसमें हमने आपसे कहा था कि दूरी हमेशा बड़ी या बराबर होती है विस्थापन के। यदि मैं इस दोनों तरफ समय का भाग दे देता हूं, इधर भी मैं समय का भाग दे देता हूं, तो यहां से आप देखेंगे कि दूरी बटा समय हमारे पास चाल आता है, और विस्थापन बटे समय हमारे पास वेग प्राप्त होता है। तो यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाल हमेशा, या हम कह सकते हैं कि चाल वेग के समान या वेग से अधिक होती है। वेग से अधिक होती है। चाल वेग से कभी कम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, उसका कारण हमने हमको बता दिया है, क्योंकि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि चाल वेग से कम नहीं हो सकती है, चाल वेग के बराबर हो सकती है, या चाल वेग से अधिक हो सकती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं
वह है त्वरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों को भी क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैथ की क्लासेस आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, जिसमें हम उसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तैयारी करवाने वाले हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी थोड़ा डिले होने वाली हैं, लेकिन मैथ की क्लासेस आपकी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, और इस वीडियो पे कम से भी कम हमें 500 व्यूज चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यह क्लासेस आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त यदि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन लोगों को भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं त्वरण के लिए। तो मैंने त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। तो यहाँ से जो परिभाषा निकल के आएगी वह आपकी परिभाषा होगी कि वेग व समय के अनुपात को त्वरण कहा जाता है। यह हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एकांक समय में प्राप्त वेग को त्वरण कहा जाता है। कहा जाता है। यहाँ हमने त्वरण की तीन डेफिनेशंस देखी हैं। बात करते हैं मात्रक की। तो आप देखेंगे कि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो बात करें समय की तो इसका सेकंड होता है। जब भी राशि बटे में होती है और बटे में एक राशि और है तो दोनों राशियां बटे के नीचे ही लिखी जाती हैं। तो यहाँ से त्वरण का जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल आएगा मीटर बटे सेकंड। हमें दो बार लेना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात करें हम राशि की तो यहाँ से जो हमारे पास राशि निकल के आएगी वह राशि है सदिश राशि। त्वरण एक सदिश राशि होती है। तो देखिए, आज हमने चाल, वेग, त्वरण का बिल्कुल बेसिक से उनके डेफिनेशंस, उनकी मात्रक तथा उनकी राशियों के बारे में समझा कि चाल एक किस प्रकार की राशि है, वेग किस प्रकार की राशि है और त्वरण किस प्रकार की राशि है। अगली वीडियो हम इनके कुछ क्वेश्चंस की लेके आने वाले हैं, यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमें क्वेश्चंस की क्लासेस चाहिए तो हम अगली जो क्लास होगी वो इसके क्वेश्चंस की क्लास करवाएंगे। यदि आपका कमेंट में
हमें नहीं आता है तो हम आपको बिल्कुल एक थ्योरी कल जो क्लासेस हमारी रेगुलरिटी से चलने वाली हैं वही क्लासेस हम आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन जिन भी भाइयों के क्लास 10th में अपने छोटे भाई बहन हैं या उनके रिलेटिव में यदि कोई क्लास 10th की तैयारी करना चाहता है तो क्लास 10th की हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो आप लोग हमारी चैनल पर क्लास 10th नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। मैथ की क्लासेज आपकी बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल की होने वाली हैं, जिस तरीके से आपकी ये फिजिक्स की क्लासेज हम करवा रहे हैं। तो लास्ट में मैं फिर से आपसे यही विनती करता हूँ कि जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वह लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में या हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी यह आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।